आई एम राहुल जायसवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ इंग्लिश एट मिशन इंस्टीट्यूट। आइए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। ओके, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो आप बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखिए। राइट और अगर चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और आई होप कि हम ऐसी चीज़ों को इतना क्लियर कर देते हैं कि आपको समझ में ना आना ये तो सवाल ही नहीं उठता। राइट, फिर भी बाय द वे ओके, अगर चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप कमेंट मुझे जरूर करिएगा, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और ये मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक का नाम क्या है? कंडीशनल्स। क्या होते हैं? कंडीशनल्स। राइट, नाम क्या है? कंडीशनल्स। राइट, कंडीशनल्स इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राइट, तो आइए कुछ पहले इसके बेसिक्स को समझते हैं। कंडीशनल्स होता क्या है? ओके, देखिए, अगर कोई एक्शन होगा तो किसी कंडीशन, अगर किसी एक्शन के होने से पहले अगर आपके सामने कोई कंडीशन रखी जाती है, उसे ही कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंस। जैसे हम कहें, इफ यू कॉल मी आई विल कॉल यू बैक। ओके, मैं आपको दोबारा कॉल करूंगा, लेकिन उसकी शर्त क्या है? पहले आप कॉल करिए ना। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन शर्त क्या है कि आप, यदि आप मेरी सहायता करोगे, तो यदि आप मेरी सहायता करोगे तो मैं भी आपकी सहायता करूंगा। तो मैं आपकी सहायता करूंगा, शर्त क्या है कि पहले आप मेरी सहायता करो। इसे ही कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंस। क्या होते हैं? इसी को ही कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। अगर कंडीशनल सेंटेंस में क्लॉज की बात की जाए, आइए आज हम सारे बेसिक्स को डिस्कस करेंगे अच्छे से। अगर कंडीशनल सेंटेंस की बात की जाए तो कंडीशनल सेंटेंस में अपने दो पार्ट्स होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में दो प्रकार के वाक्य होते हैं। राइट, जितने भी बेसिक्स हैं आप हम लिखवा देते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इट्स ए काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या लिखा आपने? यह एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब आपको सुना ही होगा ना, नहीं सुने हो तो फिकर नॉट, हम आपको सब कुछ समझाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है कि एक सेंटेंस में दो वाक्य होते हैं। एक वाक्य मेन होता है और एक वाक्य उसी मेन पर आश्रित होता है। मेन वाक्य को इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल क्लॉज, और जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे होते हैं जिसमें दो क्लॉजेस होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। आगे अभी लिख देते हैं, it has two clauses. It has two clauses. क्या लिखा आपने? It has two clauses. इसमें दो क्लॉज होती हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज। पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। राइट, तो इसके अपने दो, इसमें दो क्लॉज होती हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के। ऐसे जो आपके कंडीशनल्स होते हैं, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। राइट, पहला क्या होता है? पहला प्रिंसिपल, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितनी क्लॉज होती हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होती हैं टू क्लॉजेस। पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इतना क्लियर है? अब प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहा जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहा जाता है, वो भी देख लेंगे। क्लियर है? इतना क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। if you help me, if you help me I will help you। क्या लिखा है? इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, यदि आप मेरी सहायता करोगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा। बातें समझ में आ रही हैं? अब देखिए, इफ यू हेल्प मी, अब ये क्या है? ये शर्त वाला वाक्य है, और ये क्या है? इसमें कोई शर्त नहीं रखी है। तो जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं होता, जो फ्री फ्रॉम कंजंक्शन होता है, जिसमें कोई हम एक्स्ट्रा कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज नहीं करते, उसे कहा जाता है प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बोलेंगे? उसे कहा जाता है प्रिंसिपल क्लॉज।
बातें समझ में आ रही हैं? जो कंजंक्शन रहित होता है, जिसमें किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता, उसे कहा जाता है प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन जिसमें किसी न किसी कंजंक्शन का यूज किया जाता है, उसे कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्या है? ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बन जाता है इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बन जाता है आपका कंडीशनल्स। बातें समझ में आ रही हैं? कंडीशनल्स कितने प्रकार के होते हैं भी देख लीजिए। कंडीशनल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, आइए हम सारे बेसिक्स को पहले समझ लेते हैं। कंडीशनल्स कंडीशनल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कंडीशनल्स कितने प्रकार के होते हैं? कंडीशनल्स 3 प्रकार के होते हैं। राइट, पहला क्या होता है? पहला होता है ओपन कंडीशन। पहला होता है ओपन कंडीशन। इसे फर्स्ट टाइप भी कहा जाता है। इसे फर्स्ट टाइप भी कहा जाता है। दूसरा है सेमी क्लोज्ड कंडीशन। दूसरा है सेमी क्लोज्ड कंडीशन। इसे सेकंड टाइप भी कहा जाता है। बातें समझ में आई? राइट, तीसरा क्या है? तीसरा है क्लोज्ड कंडीशन। इसे थर्ड टाइप भी कहा जाता है। इसे थर्ड टाइप कहा जाता है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कंडीशनल्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपन कंडीशन, दूसरा होता है सेमी क्लोज, तीसरा होता है क्लोज कंडीशन। बातें क्लियर हो गई? अब कैसे इन्हें सेंटेंस में फ्रेम किया जाता है अभी सब समझाया जाएगा। और कंडीशनल्स क्या होती हैं? एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? इसमें 2 होती हैं क्लॉजेस। एक होती है मेन क्लॉज, एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगा होता उसे कहा जाता है मेन क्लॉज। अब जो कंजंक्शन से बने होते हैं उसे कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सब चीजें आई थिंक ये बेसिक्स आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, इतना क्लियर है? आइए शुरुआत करते हैं ओपन कंडीशन से। हम शुरुआत करते हैं कहां से? ओपन कंडीशन से। ओपन कंडीशन में होगा क्या? ओपन कंडीशन में जो आपका प्रिंसिपल, जो आपका हाँ, ओपन क्लास में जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसे बनाया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान दीजिएगा, ओपन क्लॉज में जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी हाँ, ओपन, राइट, ओपन कंडीशन में जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसे बनाया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो मेन क्लॉज होगा उसे बनाया जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। मैं इसको चाहो तो रूल लिख देता हूं। राइट, आप ऐसे देख सकते हो। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, सब्जेक्ट है प्लस V1 प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। एक गड़बड़ हो गई है। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 या V1 प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही तो होता है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करोगे, या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ यस या यस लगाओगे। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। हम कहें यू गो टू स्कूल डेली,
आप रोज स्कूल जाते हो, तो यहाँ पे केवल गो आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ राम रोज स्कूल जाता है, तो यहाँ क्या राम गोज आ जाएगा ना। तो आसान है। अगर आपका ओके सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिंपली क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। इसलिए दोनों लिखना जरूरी था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाओगे, उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसका नियम क्या होता है, इसमें आप यूज क्या है, इसमें आप यूज करते हो सब्जेक्ट का प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। ओके, आप में भी लगा सकते हो, आप कैन भी लगा सकते हो, एज पर द नीड। एज पर द नीड आप विल लगा दो, सेल लगा दो, मे लगा दो, कैन भी लगा सकते हो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस क्या आता है, प्लस आता है ऑब्जेक्ट, प्लस आ जाता है ऑब्जेक्ट। इसका नियम है। और टू द पॉइंट याद करना चाहो, और इसको आप समराइज करना चाहो, और क्यों अगर आप ब्रीफ में याद करना चाहो, वो भी आसान तरीका है। सिंपली इफ वाले क्लॉज को आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो मेन क्लॉज होता है उसे आप बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। चाहे ऐसे लिख लीजिए, वही हमने रूल के माध्यम से यहाँ पे लिख दिया है, राइट। और हाँ, एक अब चीज हम लिखना भूल गए, यहाँ पे इफ मुझे लगाना पड़ेगा। चलो, ये पूरा क्या हो गया, हमने नियम बना के लिख दिया आपके सामने, राइट। आइए कुछ सेंटेंस हम देख लेते हैं, तो वहां से आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। सिम कहें, जैसे इफ कृष्णा जैसे अगर मैं इफ कृष्णा इफ कृष्णा अटेंड्स द क्लास डेली, if Krishna attends the class daily, he will secure good marks. He will secure good marks. He will गुड मार्क्स लिखा है ना। इफ कृष्णा अटेंड्स द क्लास डेली ही विल सिक्योर गुड मार्क्स। यदि कृष्णा डेली क्लास अटेंड करेगा तो उसके नंबर अच्छे आएंगे। ये क्या है, ओपन कंडीशन है। और आपने देखा ना, जो इफ वाला क्लॉज है उसे बनाया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो मेन क्लॉज है जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं लिखा है उसे बनाया गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। बातें समझ में आ रही है ना। और इसे ही कहा जाता है ओपन कंडीशन। जैसे अब एग्जाम में गलतियां कहां से आती हैं वो देख लीजिए। एग्जाम में बाय द वे जो इफ वाला क्लॉज है यहाँ पे फ्यूचर, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर इसे ऐसे लिखा जाएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और हाँ, हिंदी जब निकालोगे दोनों फ्यूचर में आएंगे। जब हिंदी निकालोगे ना तो दोनों फ्यूचर में जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, जब इंग्लिश बनाओगे तो जो कंजंक्शन वाला क्लॉज होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखोगे, और जो मेन क्लॉज होगा उसे आप लिखोगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जैसे हम कहें, यदि सुमन मुझसे बात करेगी तो मैं भी उससे बात करूंगा। अब यहाँ पे क्या है, यदि सुमन मुझसे बात करेगी, बात तो या मीनिंग तो फ्यूचर का ही दे रहा है ना। लेकिन आप बनाओ कैसे, आप बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, इफ सुमन विल टॉक टू मी, इफ सुमन विल टॉक टू मी आई विल टॉक टू हर। ओके, क्या लिखा है, इफ सुमन विल टॉक टू मी आई विल टॉक टू हर। सेंटेंस गलत हो गया है भाई। सेंटेंस क्या है, अगर बाय द वे ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नो एरर। सेंटेंस में गलती है। अब गलती क्या है, गलती आपका ए पार्ट में है। आपका जो इफ वाला क्लॉज जो होना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसे आपने लिख दिया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यहां पे विल हटाइए, यहां पे क्या करिए, टॉक्स करिए। इसका हो जाएगा इफ
Suman talks to me, if Suman talks to me, I will talk to her. If Suman talks to me, I will talk to her. यदि सुमन मुझसे बात करेगी तो मैं भी उससे बात करूंगा। बातें समझ में आई? आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आपका ए सही है, ए आपका गलत है और ए भी आपका सही है। इन सब बेसिक्स को आप याद करते चलिएगा। ओके। और हाँ, कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाता है। तो आपको पता ही होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव क्या होता है। आप डू या डस का यूज करते हैं, उसके बाद आप नॉट लगाते हैं और उसके बाद आप सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना शुरू कर देते हैं। आइए एग्जाम्पल से एक दो सेंटेंस देखेंगे और तब वो आपको और अच्छे समझ में आएगा। हम कहें जैसे हम कहें, यदि रवि रोज स्कूल नहीं जाएगा तो उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। हमने क्या कहा, यदि रवि रोज स्कूल नहीं जाएगा तो उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अगर इस सेंटेंस को हमें चेंज करना, हम कैसे करेंगे? क्या हो जाएगा, इफ रवि डज नॉट गो टू स्कूल डेली, if Ravi does not go to school daily, he will not get good marks. If Ravi does not go to school, यहां लिख दो डेली। If Ravi does not go to school daily, he will not get good marks. इसका मतलब क्या है, यदि रवि रोज स्कूल नहीं जाएगा तो उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। बातें समझ में आ रही है ना? तो यहां पे आप जो इफ वाला क्लॉज है उसे आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता ही होगा हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का यूज कर दिया जाता है। अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा भाई। अगर मैं कहूं इफ रवि will not go to school daily, if Ravi will not go to school daily, he will not get good marks. बातें समझ में आ रही हैं? इफ रवि विल नॉट गो टू स्कूल डेली, ही विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। बातें आई होप सबको अच्छे समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? ओके। ए हुआ आपका ओपन कंडीशन। और हाँ, एक सिचुएशन में अभी जहां पे इफ के साथ निगेटिव सेंटेंस आप लगाते हो वहां पे आप चाहो तो अनलेस का यूज कर सकते हो। ओके। आइए एक हम आपको लेके समझाते हैं। जैसे एक हमारे पास वर्ड है अनलेस। अनलेस बराबर होता है इफ नॉट। अनलेस बराबर होता है इफ नॉट। देखिए, अगर आपने अनलेस का यूज किया है तो आपको नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। वजह क्या है, अनलेस का मतलब ही होता है इफ नॉट। राइट। ऐसे हम पहले लिखे थे, यदि रवि रोज स्कूल नहीं जाएगा तो उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इस वाक्य को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो हमने लिखा था कि इफ रवि डज नॉट गो टू स्कूल डेली, if Ravi does not go to school daily, he will not get good marks.
ये तो आपका ए सेंटेंस है, बातें समझ में आई। हम इसी इसी को अनलेस से रिप्लेस भी कर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इफ भी आया है और यहाँ पे नॉट भी आया है ना, हम चाहे तो इसको अनलेस से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जब अनलेस से रिप्लेस करोगे तो आपको ये ध्यान देना है वहां पे आप नॉट नहीं लगाओगे, क्योंकि अनलेस में नॉट पहले से ही इंक्लूड हो जाता है। तो आप ये कहेंगे अनलेस रवि अटेंड्स द क्लास, अनलेस रवि attends the class. Unless Ravi attends the class, he will not get good marks. बातें समझ में आ रही हैं? अगर मैं कहूं अनलेस रवि अटेंड्स द क्लास ही विल नॉट गेट गुड मार्क्स, इतना क्लियर है? आपका ए भी सेंटेंस सही है और क्या है, आपका ए भी सेंटेंस सही है। दोनों सेंटेंस क्या है, सही है। अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा और इफ लगाओगे तो नॉट आएगा। क्लियर है? आइए एक दो सेंटेंस हम और देखते हैं, और ये सारा किस में आ जाएगा, ओपन कंडीशन में आएगा। आइए एक दो सेंटेंस हम और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं यदि रोहन रोज तुमसे बात नहीं करेगा, अगर मैं कहूं यदि बारिश नहीं होगी तो फसलें सूख जाएंगी, यदि बारिश समय से नहीं होगी तो फसलें क्या होंगी, सूख जाएंगी। राइट, तो क्या होगा इसे, अगर हम कहें इफ इट डज नॉट, इफ इट डज नॉट रेन इन टाइम, okay, right, if it does not rain in time, the crops, CORPS, the crops will get dried up. बातें समझ में आ रही है ना? इफ इट डज नॉट रेन इन टाइम, यदि बारिश समय से नहीं होंगी तो फसलें क्या होंगी, सूख जाएंगी। राइट, तो यहां पे क्या है, सेंटेंस हमारा कंडीशनल है और क्या है, निगेटिव। ओके, अब यहां पर अगर इसको हमें चाहे तो हम अनलेस का यूज कर सकते हैं। ध्यान यही देना है, एग्जाम में यही प्रश्न आता है, अनलेस के साथ नॉट लिख दिया जाता है। जब अनलेस के साथ आप नॉट लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि अनलेस में पहले से ही नॉट। तो अब यहां पे हम चाहे तो अनलेस का भी यूज कर दें। हम चाहे तो लिख सकते हैं अनलेस it rains, unless it rains in time। दोनों के मतलब वही, unless it rains in time the crops will get dried up, the crops will get dried up। बातें समझ में आ रही हैं? आई होप चीजें आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? ओके, आगे चलें। चलो, तो ये है आपका ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन यही होता है, जो मेन क्लॉज होता है उसे लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और सॉरी, जो मेन क्लॉज होता है उसे लिखा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसे लिखा जाता है, हाँ उसे लिखा जाता है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसे लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो मेन क्लॉज होता है उसे लिखा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन हमने आपको यह भी बताया था कि जरूरत के हिसाब से आप मे और कैन का भी यूज कर सकते हैं। आइए एक दो एग्जांपल उनके देख लेते हैं, जहां पे हम विल सेल का नहीं मे और कैन का यूज करते हो। आइए एक दो सेंटेंस हम उसे भी देख लेते हैं। जैसे हम कहें इफ you do not have, यदि आपके पास परमिशन नहीं है, यदि आपके पास परमिशन नहीं है तो आप इस हॉल में एंटर नहीं कर सकते। हमने क्या बोला कि यदि आपके पास परमिशन नहीं है तो आप इस हॉल में एंटर नहीं कर सकते। तो यहां पे हम देखो कैन का यूज आराम से कर सकते हैं। इफ यू डू नॉट हैव परमिशन, you cannot enter,
यू कैन नॉट एंटर द हॉल। बातें समझ में आ रही है ना? इफ यू डू नॉट हैव परमिशन यू कैन नॉट एंटर द क्लास। यहां पे हम क्या, देखो यहां पे बड़े आराम से हमने कैन का यूज कर दिया। बातें समझ में आ रही हैं? हाँ, इसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं अनलेस से भी, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है। आप चाहो तो अनलेस का भी यूज कर दो। आप चाहो तो लिख सकते हो अनलेस यू हैव परमिशन। unless you have permission, unless you have permission, you cannot enter the class। बातें समझ में आई? unless you have permission you cannot enter the class। तो हमेशा यही रट मत मारिएगा कि इसे फ्यूचर में बनाया जाएगा। एज पर द नीड हम वहां पर मे का भी यूज कर सकते हैं और वहां पे हम कैन का भी यूज कर सकते हैं। इस सब बातों का ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक ओपन कंडीशन आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ओके, ये लगे हाथ कुछ हम और सीख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हाँ ओके अभी रुकिए, अब आपको हम समझाते हैं कि ओपन के बाद क्या आता है, दूसरा होता है सेमी क्लोज्ड कंडीशन। आइए समझाते हैं सेमी क्लोज्ड कंडीशन होता क्या है। चलिए लेट्स बिगिन। दूसरा है सेमी क्लोज्ड कंडीशन। सेमी क्लोज्ड कंडीशन। अब सेमी क्लोज्ड कंडीशन होते क्या है, आइए समझाते हैं। देखो सेमी क्लोज्ड कंडीशन में जो इफ वाला क्लॉज होता है उसे लिखा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और जो मेन क्लॉज होता है वह हम विल के बदले वुड का, कुड का या माइट का यूज कर देते हैं। आइए पहले हम रूल लिखवा देते हैं, बाद में हम समझा भी देंगे, ठीक है। जैसे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड या माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नियम है, राइट। एक बार इसको हिंदी में हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखो सेमी क्लोज में क्या होता है, जो इफ वाला क्लॉज होता है उसे आप बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और जो मेन क्लॉज होता है उसे आप बनाते हैं, बस उतना ही करना है कि आप विल के स्थान पे वुड, कुड या आप विल के स्थान पे वुड का, मे के स्थान पे माइट का और कैन के स्थान पे कुड का यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है समझ लीजिए। देखिए सेमी क्लोज कंडीशन में जो सेंटेंसेस होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं, वो रियल नहीं होते। आप जब प्रेजेंट में किसी अनरियल बात को कहो, जब प्रेजेंट में आप कोई काल्पनिक बातों को कहते हो, जब प्रेजेंट की कोई कल्पना होती है या अनरियलिस्टिक सिचुएशंस होती हैं, तो वहां पर सेमी क्लोज कंडीशन का यूज किया जाता है। हम कहें यदि सुमन मेरी बहन होती तो मैं उसकी पूरी सहायता करता। इसका मतलब है सुमन आपकी बहन नहीं है ना, आप ऐसा मान रहे हो, आप ऐसा सपोज कर रहे हो। यदि मेरे भाई साहब डीएम होते तो सारी व्यवस्था ठीक कर देते। इसका मतलब क्या कि आप ऐसा सिचुएशन एज्यूम कर रहे हो, आपके भाई साहब डीएम थोड़ी ना है। तो ऐसे सिचुएशंस को सेमी क्लोज्ड कहा जाता है। यदि तुम और पढ़ाई करो तो तुम्हारा एग्जाम निकल जाए, ये भी क्या होता है, सेमी क्लोज होता है। तो ऐसे सिचुएशंस की बात की जाती है जो रियल नहीं होते, आप प्रेजेंट में केवल इमेजिन कर रहे होते हो। ऐसे सिचुएशंस को बनाया जाता है सेमी क्लोज कंडीशन में। फॉर्मेट क्या होता है आपको समझा दिया है। इफ वाला क्लॉज लिखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और मेन क्लॉज लिखा जाएगा वुड, कुड या माइट के साथ। लेकिन एक चीज और समझानी है, इसमें अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वर्ब होती है वर्ब हमेशा आती है प्लूरल। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो अगर चाहे प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्ब आएगी प्लूरल। हम कहें यदि शुभम, यदि
शुभम एक पक्षी होता तो उड़कर तुम्हारे पास चला आता। यदि शुभम एक पक्षी, समझो पहले, यदि शुभम एक पक्षी होता तो उड़कर तुम्हारे पास चला आता, इसका मतलब क्या है कि शुभम कभी पक्षी बन सकता है क्या? केवल आप कल्पना ही तो कर रहे हो, आप इमेजिन ही तो कर रहे हो ना कि शुभम एक पक्षी होता। इसका मतलब क्या है कि शुभम पक्षी नहीं बन सकता, वो इंसान है भाई। आप केवल इमेजिन कर रहे हो, आप केवल कल्पना कर रहे हो ना। तो इसका क्या हो जाएगा? इफ शुभम वर अ बर्ड होगा, यहाँ पे वाज गलत हो जाएगा। इफ शुभम वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई टू यू, आप ऐसे बनाओगे। चलो एक दो एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें चीजें और समझ में आएगी, क्योंकि वाज वर पास्ट में ही तो आते हैं ना। हम कहें यदि शुभम एक पक्षी होता तो उड़कर तुम्हारे पास चला आता। इफ शुभम वर ए बर्ड, इफ शुभम वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई टू यू। इफ शुभम वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई टू यू, यदि शुभम एक पक्षी होता तो उड़कर तुम्हारे पास चला आता। बातें समझ में आ रही हैं? एक दो सेंटेंस हम और देखते हैं। यदि इफ माय ब्रदर वर ए डीएम, if my brother were a DM, he would maintain the law and order of the city। क्या लिखा हुआ है? इफ माई ब्रदर वर अ डीएम ही वुड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सिटी। इफ शुभम वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई टू यू। दोनों जो सेंटेंस है क्या है? दोनों सेंटेंसेस आपके क्या हैं? आपके अनरियल है। ए अनरियल है, जो सत्य नहीं है। इसका मतलब न तो आपका भाई डीएम है और ना ही शुभम पक्षी बन सकता है। राइट, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें लिखा जाता है सेमी क्लोज्ड कंडीशन में। बातें आई होप समझ में आपको आ रही होंगी। राइट, क्लियर है? एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी सहायता जरूर करता। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है ना। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि यदि मेरे पास पैसे होते तो तुम्हारी सहायता जरूर करता, इसका मतलब क्या है? मेरे पास पैसे नहीं है और मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तो क्या हो जाएगा? इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड डेफिनेटली, इफ आई हैड मनी आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू। बातें समझ में आ रही है ना? इफ आई हैड मनी आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी सहायता जरूर करता। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास प्रेजेंट में पैसे नहीं है। अब एग्जाम में यहां से एरर कैसे आती है अभी देख लीजिए। राइट, आइए एक दो सेंटेंस हम लिखते हैं, सब कहें।
क्या लिखा हुआ है? इफ स्नेहा वर इंटेलिजेंट एनफ, इफ स्नेहा वर इंटेलिजेंट एनफ सी कैन क्रैक द एग्जाम ना। यदि स्नेहा, ओके अगर स्नेहा ठीक ठाक, यदि स्नेहा ठीक ठाक समझदार होती, यदि स्नेहा बहुत ज्यादा समझदार होती तो एग्जाम को क्रैक कर लेती ना। इसका मतलब क्या है कि स्नेहा बहुत ज्यादा समझदार नहीं है और एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएगी भाई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कैन के हिसाब से यहाँ पे ए पार्ट है, ए बी पार्ट है और ए सी पार्ट है, और आखिरी क्या हो जाएगा? आखिरी हो जाएगा नो एरर। आखिरी हो जाएगा नो एरर। तो इस हिसाब से गलती किस पार्ट में है? गलती आपका सी पार्ट में है। वजह क्या है? यहां पर आप नहीं, गलती बी पार्ट में है। यहां कैन के स्थान पे आपको क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा कुड। राइट आपको कैन के स्थान पे कुड का यूज करना होगा। आइए एक दो सेंटेंस हम और देख लेते हैं, क्योंकि आपको हर एंगल से अपने आप को रेडी करना होगा। एग्जाम में क्वेश्चंस घुमा करके कहीं से भी पूछ लिया जाता है, और कंडीशनल से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। आइए देख लेते हैं। अगर मैं कहूं इफ शुभम, if Subham had enough money, had enough, had money, he would never, he would never refuse, he would never refuse to support you। इसका मतलब समझ पा रहे हो ना? इफ शुभम हैड एनफ मनी, यदि शुभम के पास पर्याप्त पैसे होते तो तुम्हारी सहायता करने से मना ना करता भाई। यदि जो है शुभम के पास पर्याप्त पैसे होते तो तुम्हारी सहायता करने से मना ना करता। इसका मतलब क्या है? शुभम के पास पर्याप्त पैसे नहीं है और वो तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता भाई। इसको हम ए बी सी में बांट लें। ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है। आखिरी क्या हो जाएगा? आखिरी हो जाएगा नो एरर। आखिरी हो जाएगा नो एरर। तो गलती किस पार्ट में है? गलती से किसी पार्ट में है ही नहीं है। वजह क्या है? यहां सेंटेंस क्या है? आपका चला जाएगा नो एरर में। देखिए जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं हम नो एरर के सेंटेंस तभी लगा पाते हैं। अगर हम हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है तो क्या करेंगे? उलझे रहेंगे, और हमारे ऐसे सेंटेंसेस जो नो एरर में जाते हैं कभी सही नहीं हो पाते। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखिए ताकि जो जब क्वेश्चंस आते हैं नो एरर वाले वो भी आप सही से हल कर पाए। ये होता है सेमी क्लोज्ड। आई होप सेमी क्लोज्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्लोज्ड कंडीशन की। किसकी? अब हम बात करते हैं क्लोज्ड कंडीशन की। चलिए अब देखिए क्लोज कंडीशन क्या होता है। क्लोज कंडीशन के पहले आपको मैं हिंदी में समझा देता हूं, बाद में लिख के समझा देंगे। क्लोज कंडीशन में जो इफ वाला क्लॉज होता है उसे लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो मेन क्लॉज होता है वहां पे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और ए पास्ट के ऐसे घटना को बताया जाता है जो हो चुकी होती है, या ओके जो हो चुकी होती हैं उस पर आप कमेंट कर सिम कहें यदि तुम गाड़ी स्लो चलाते तो तुम्हारा एक्सीडेंट ना होता। अब ए पास्ट में आप गाड़ी तेज चलाए और आपका एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे घटना को बताता है, ऐसे कल्पना करता है जो पास्ट में हो चुकी होती हैं, उसको इमेजिन किया जाता है। पास्ट में जो रियल में हो चुकी होती हैं उसी घटना को इमेजिन किया जाता है, और उसे ही कहा जाता है क्लोज्ड कंडीशन। जैसे हम कहें यदि तुमने और पढ़ाई की होती तुम्हारे और अच्छे नंबर आते। इसका मतलब है कहीं ना कहीं चूक रह गई और तुम्हारे एग्जाम में एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए।
बातें समझ में आ रही हैं? इसे बनाते कैसे हो, इसे आप फ्रेम कैसे करते हो, आइए देख लेते हैं। जो इफ क्लॉज वाला होता है, इफ क्लॉज को बनाया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो मेन क्लॉज होता है उसे लिखा जाता है वुड हैव के साथ, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। आइए इसको लिख लेते हैं। आप कुड भी लगा सकते हैं, आप कुड और माइट भी लगा सकते हैं। इनके साथ हैव आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये इसका रूल है। बातें समझ में आया? सब्जेक्ट इफ के साथ आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप हैड लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और मेन जो क्लॉज होता है वहां पे कुड हैव, वुड हैव या क्या है माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आइए एग्जांपल देख लेते हैं तो चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, सारा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखवा रहा हूं इसे आप नोट डाउन करते चलिए, ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत आप ना कर पाए। अब सारी चीजों को आप बिल्कुल सही समझते चलिए। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। समझ गए हैं? यदि आप गाड़ी स्लो चलाते तो आपका एक्सीडेंट ना होता। हमने क्या कहा? यदि आप गाड़ी स्लो चलाते तो आपका एक्सीडेंट ना होता। राइट? क्या हो जाएगा? इफ यू हैड ड्राइवन स्लोली, if you had driven slowly, you would not have met with an accident. You would not have met with an एक्सीडेंट। बातें समझ में आई? इफ यू हैड ड्राइवन स्लोली, यदि आप गाड़ी स्लो चलाते तो आपका एक्सीडेंट ना होता। यू वुड नॉट हैव मेट विद एन एक्सीडेंट। बातें समझ में आ रही हैं? इसका मतलब क्या है कि आपने गाड़ी तेज चलाई और आपका क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। इतना समझ में आ रहा है? ओके, एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। इसमें कहें इफ निधि if Nidhi had worked hard, if Nidhi had worked hard, he would have passed the examination. If Nidhi had worked hard, he would have passed the examination. यदि निधि ने और परिश्रम की होती तो वो एग्जाम निकाल ली होती। इसका मतलब क्या है कि निधि के प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रह गई और उसका एग्जाम क्या हो गया? नहीं निकल पाया। तो ध्यान दीजिएगा। ओके, जो इफ क्लॉज होता है उसे लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो मेन क्लॉज होता है उसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और हाँ, ध्यान दीजिए, हम वुड हैव के साथ कुड हैव का भी यूज कर सकते हैं और माइट हैव का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक दो सेंटेंस हम और देख लेते हैं। if my mother, if my father, if my father had supported, if my father had supported me with
money. If my father had supported me with money, I could have bought this luxurious car. इसका मतलब क्या है? If my father had supported me with money, I could have bought this luxurious car. यदि मेरे पिताजी ने राइट मेरी पैसे से सहायता की होती तो मैं एक लग्जरियस कार को खरीद लेता. अब यहां पे क्या है? सेंटेंस किसमें लिखा गया है? अब आपका जो मेन क्लॉज है वो कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा गया है. लिखा है ना? कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा गया है. क्या है आपका जो मेन सेंटेंस है उसमें क्या है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है. तो बातें समझ में आया ना? तो वुड हैव के साथ वुड हैव के स्थान पे आप कुड हैव या माइट हैव का यूज कर सकते हैं. एक सेंटेंस हम माइट का देख लेते हैं, फिर आज हम क्लास स्टॉप कर देते हैं. ठीक है, आइए उससे पहले एक सेंटेंस हम माइट का देखेंगे. जैसे हम कहें if Mohan had if Mohan had if Mohan had revised if Mohan had revised all his chapters very well. हमने क्या कहा? इफ मोहन हैड रिवाइज्ड ऑल हिज चैप्टर्स वेरी वेल. यदि मोहन ने अपने सारे चैप्टर्स को सही से रिवाइज किया होता ही तो शायद वो फेल ना होता. ही माइट नॉट हैव failed in the examination. He might not have failed in the examination. यहां पे हमने क्या किया? might का यूज कर दिया. तो जो हमने आपको बताया है कि ये आवश्यक नहीं है कि आप हमेशा would का यूज करिए. राइट, would के स्थान पे आप might का भी यूज कर सकते हैं और आप could का भी यूज कर सकते हैं. एज पर द कॉन्टेक्स्ट आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा. लेकिन ध्यान ये देखना है कि if के पहले क्या होना चाहिए? if वाले क्लॉज में पास्ट परफेक्ट का यूज किया होना चाहिए और जो मेन क्लॉज होता है वहां पे would have, could have या might have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए. अपने सेंटेंस को देख लेते हैं. यहां पे हमने क्या किया है? यहां पे यूज किया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस का. बिल्कुल सही है. यहां पे पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है. इट्स ऑल राइट. अब यहां पे हमने क्या किया? हमने कुड को ना लगाकर, हमने उड को ना लगाकर हमने क्या कर दिया? माइट का यूज कर दिया. तो ऐसा नहीं कि हमेशा उड का ही यूज करोगे. चीजें बदलती रहती हैं कॉन्टेक्स्ट के बदलने पे. इस सेंटेंस का आप मतलब भी देख लीजिए. इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इफ मोहन हैड रिवाइज्ड ऑल हिज चैप्टर्स वेरी वेल. यदि मोहन ने अपने सारे चैप्टर्स को सही से रिवाइज किया होता तो शायद वो एग्जाम में फेल ना होता. यहां पे शायद है. ओके, तो माइट यहां पे लगा हुआ है ना. शायद वो अपने एग्जाम में ना फेल होता. इसका लेकिन क्या है? ऐसा एजम्पशन किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है ना. और एजम्पशन के लिए हम क्या करते हैं? मे और माइट का तो यूज करते ही है ना. तो यहां पे क्या है? हमने माइट का यूज कर दिया. राइट, तो आई होप आपको जो ओपन क्लॉज होती है आपको शुरुआत से पढ़ाया गया. हम पढ़ा रहे थे कंडीशनल्स. शुरुआत किससे की गई? ओपन कंडीशन से. ओके, ओपन कंडीशन को आपको अच्छे समझाया गया. ओपन कंडीशन में हम क्या करते हैं? जो इफ क्लॉज होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं और जो मेन क्लॉज होता है उसमें क्या करते हो? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है. और जरूरत पड़ने पर क्या करते हैं? हम कैन का और मे का भी यूज कर लेते हैं. फिर हम आ गए किसमें? आ गए सेमी क्लोज्ड में. सेमी क्लोज्ड में करते क्या है? जो इफ वाला क्लॉज होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है. ओके, और हाँ, अगर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उनके साथ वर्ब क्या आती है? उनके साथ वर्ब आती है प्लूरल. जैसे इफ सुमन वर माय सिस्टर. यदि सुमन मेरी बहन होती तो आई वुड
सपोर्टर, मैं उसकी सहायता करता। तो यहाँ पे सुमन के साथ आप वर लगाएंगे, आप वाज नहीं लगाएंगे, बिकॉज क्या है, ए हाइपोथेटिकल है, ए क्या है, एक काल्पनिक वाक्य है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, क्लोज कंडीशन पे। क्लोज कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे जो मेन क्लॉज होती है उसे, जो मेन क्लॉज होती है, मेन क्लॉज को हम लिखते हैं वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म में, और जो क्या है, जो कंजंक्शन वाली क्लॉज होती है उसे लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। एग्जांपल आपके सामने है, जो कंजंक्शन वाली क्लॉज है उसे लिखा गया है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो मेन क्लॉज है उसे लिखा गया है वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव के साथ, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हैं वो हम कल समझाएंगे। आई होप क्लास को आपने जरूर एंजॉय किया होगा। क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप 4 लोगों तक शेयर करिए, ओके, इसकी रीच को बढ़ाइए, राइट, और वीडियो को पूरा देखिए। हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ कल इसी समय। टिल देन, बाय, टेक केयर।